हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करते हैं अर्णव गोस्वामी के केस के बारे में। अर्णव गोस्वामी की जो अरेस्टिंग हुई, उस केस के फैक्ट क्या थे, किस केस में उनको अरेस्ट किया गया है और क्या पुलिस ने अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट करके कोई इलीगल काम किया है। अर्णव गोस्वामी की अरेस्टिंग कानून के दायरे में हुई है या कानून से बाहर जाकर के हुई है। इन सारी स्थितियों पे आज के वीडियो में बात करते हैं और देख लेते हैं कि कानून इस संबंध में क्या कहता है और संपूर्ण मामले के फैक्ट क्या हैं। साथियों, 5 मई 2018 को मुंबई के एक डिज़ाइनर अन्वय नायक, जो कानकार्ड डिजाइन्स प्राइवेट कंपनी के जो एमडी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो सुसाइड कर लेते हैं और उसी दिन अन्वय नायक की मां भी सुसाइड कर लेती है। अन्वय नायक जो सुसाइड करते हैं, सुसाइड करने से पहले वो एक सुसाइड नोट तैयार करते हैं, यानी अपने सुसाइड के पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ जाते हैं और उस सुसाइड नोट में 3 लोगों को अपने सुसाइड का जिम्मेदार बताते हैं। उन 3 लोगों में से अर्णव गोस्वामी का नाम है। पहला नाम अर्णव गोस्वामी, दूसरा फिरोज शेख और तीसरा नीतीश सारदा। इन तीनों लोगों को अन्वय नायक के द्वारा बताया जाता है कि इन लोगों ने मेरी कंपनी के द्वारा लाखों रुपए का काम कराया और इसके बाद मेरा पेमेंट नहीं किया। मेरा जो भुगतान बनता था, वो करोड़ों रुपए का भुगतान था, वो नहीं किया, जिस वजह से मेरी कंपनी को लॉस हो गया और मैं डिप्रेशन में चला गया और आज मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। उसके जिम्मेदार यही हैं। उस सुसाइड नोट में अन्वय नायक के द्वारा यह भी कहा जाता है कि अर्णव गोस्वामी के ऊपर 83 लाख रुपीज़ बकाया हैं, फिरोज शेख के ऊपर 400 लाख यानी 4 करोड़ रुपीस बकाया हैं और नीतीश सारदा के ऊपर 55 लाख यानी 55 लाख रुपए बकाया हैं। इस तरीके से सुसाइड नोट तैयार करने के बाद और इन लोगों को जिम्मेदार ठहराने के बाद अन्वय नायक सुसाइड कर लेते हैं। केस रजिस्टर्ड होता है 306 में, इंडियन पेनल कोड की धारा 306 अबेटमेंट टू सुसाइड। आपको मैं बता दूं कि उस समय महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस उसमें फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर देती है, जिसको कि क्लोजर रिपोर्ट बोलते हैं। 169 सीआरपीसी के तहत पुलिस के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट यह कहते हुए दाखिल कर दिया जाता है कि इस केस में कोई ठोस सबूत अर्णव गोस्वामी और इन बाकी लोगों के अगेंस्ट नहीं मिल पाए हैं, इसलिए इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है। 16 अप्रैल 2019 को उस क्लोजर रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हाँ दोस्तों, जो वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत होती है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन अन्वय नायक के जो परिवार के लोग थे इस इन्वेस्टिगेशन से खुश नहीं थे और वो चाह रहे थे कि इसमें अभी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी एक लेटर लिखा था इस केस का फर्दर इन्वेस्टिगेशन और फेयर इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अभी मई 2020 में अन्वय नायक की फैमिली, माँ और बेटी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख से मिलते हैं और अनिल देशमुख को एक प्रार्थना पत्र देके यह मांग करते हैं कि इस केस की पुलिस के द्वारा सही जांच नहीं की गई थी। इस केस की जांच जो पुलिस के द्वारा की गई थी वो महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में की गई थी और अर्णव को लाभ पहुंचाने के लिए अनफेयर इन्वेस्टिगेशन करते हुए, पक्षपातपूर्ण विवेचना करते हुए क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई थी। इसलिए इसकी फर्दर विवेचना की जाए। महाराष्ट्र सरकार इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करती है, एसआईटी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार करने के उपरांत न्यायालय में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा एक एप्लीकेशन दी जाती है और कुछ नए फैक्ट पेश किए जाते हैं और कोर्ट से परमिशन की मांग की जाती है कि इस केस में कुछ नए फैक्ट प्रकाश में आए हैं, इसलिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की परमिशन दी जाए। साथियों, कोर्ट के द्वारा 15 अक्टूबर 2020 को फर्दर इन्वेस्टिगेशन की परमिशन दे दी जाती है और मामला सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन की परमिशन मिलने के बाद इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है पुलिस के द्वारा। यह जो मामला था, अलीबाग शहर है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, तो अलीबाग पुलिस स्टेशन का मामला था, लेकिन सीआईडी के द्वारा अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है।
फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाती है अर्णव गोस्वामी के पास। आप देख रहे होंगे मीडिया का एक धड़ा ये चला रहा है कि अर्णव के साथ अभद्रता की गई, बदतमीजी की गई, उसको घसीटते हुए ले गए। लेकिन आप कुछ वीडियो ऐसे भी जारी हुए हैं जिनमें देखेंगे कि पुलिस बातचीत कर रही है और कह रही है कि हमारे साथ चलिए, आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं, आप लीगल एड ले सकते हैं, आप अपने लॉयर को बुला सकते हैं, लेकिन हमारे साथ चलिए। लेकिन अर्णव गोस्वामी सोफे पे बैठ जाता है और वहाँ से हिलता नहीं है और पुलिस से आर्गुमेंट शुरू कर देता है। ये केस था जिस केस में पुलिस ने 4 नवंबर को अर्णव को गिरफ्तार किया। अब जो मैं कह रहा था कि यहाँ पर सवाल क्या है, वो ये है कि क्या पुलिस ने अर्णव की अरेस्टिंग करके कोई इलीगल काम किया है, लॉ के अगेंस्ट जाके काम किया है? लॉ क्या कहता है? अरेस्टिंग का लॉ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 41 के तहत यह कहता है कि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को अरेस्ट करने का पावर है। हाँ, और अरेस्टिंग अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। 306 कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 10 साल की सजा है, 10 साल की सजा। तो 306 में पुलिस को जबकि 10 साल की सजा है, इसलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 10 साल की सजा है। और इन्वेस्टिगेशन में अगर पुलिस को लगता है कि इसमें कोई एविडेंस हमें मिली है, अभियुक्त के खिलाफ कोई एविडेंस मिली है और अभियुक्त इन्वेस्टिगेशन को इंटरफेयर कर सकता है, तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है। इसलिए पुलिस द्वारा अर्णव की अरेस्टिंग बिल्कुल कानून के प्रोविजंस के अंदर है, इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। जो सीआरपीसी कहती है, अरेस्टिंग के जो प्रोविजन हैं उसके तहत उसकी गिरफ्तारी है। क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार अर्णव के द्वारा अपने केस को लेकर के, महाराष्ट्र सरकार को लेकर के, महाराष्ट्र पुलिस को लेकर के फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी, झूठी खबरें फैलाई जा रही थी। अब आप देखिए कि ये वही रिपब्लिक टीवी है और अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता है जो लगातार रिया चक्रवर्ती को सुशांत राजपूत के केस में उसके आत्महत्या का दोषी करार दे रहा था, जबकि उसका कहीं पे कोई रिटन कनेक्शन नहीं आया। और इस केस में बाकायदे सुसाइड करने वाले अनन्वय नायक ने अर्णव गोस्वामी का और उसके तीनों का नाम लिखा है दोस्तों। तो प्राइमा फेसाई तो ये माना जा सकता है कि ये दोषी हैं। अब ये जांच में आएगा, तो अरेस्टिंग किसी भी तरीके से इलीगल नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि वो लोग जो आज कह रहे हैं कि एक पत्रकार की गिरफ्तारी से इमरजेंसी की याद आ गई, इमरजेंसी का दौर कांग्रेस के ज़माने का याद आ गया, उन लोगों ने पिछले, मैं ज़्यादा वक्त पुराने समय पे ना जाऊं और हम पिछले अगर साल भर का नज़र डाल लें, कुछ देखेंगे साथियों कि 3 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक पत्रकार को गिरफ्तार किया था, जिस पत्रकार ने मिड डे मील की खबर छपाई थी कि मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खाने में दिया जा रहा है। उस पत्रकार को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। इसके बाद 7 मई 2020 को हरियाणा के नरेश खोसला पत्रकार को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। 11 मई 2020 को गुजरात के धवल पटेल पत्रकार को सेडिशन का चार्ज लगाकर जेल में डाल दिया गया था। 16 जुलाई 2020 को राजीव शर्मा जो आसाम के पत्रकार थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। 18 अगस्त 2020 को प्रशांत जो फ्रीलांस पत्रकार थे उनको सिर्फ ट्वीट करने के आधार पर पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। 8/10/2020 को मणिपुर के वांगखेम पत्रकार को देशद्रोह के मुकदमे में पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था। 5/10/2020 को केरल के मलयाली एक पत्रकार थे, उनको यूएपीए लगा करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जेल में डाल दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो हाथरस केस को कवर करने के लिए आ रहे थे। और उनके साथ 3 पत्रकार और थे जिनका संबंध पीएफआई से जोड़ करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। तो एक योगी सरकार ने भी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भी ट्वीट किया था कि एक सीनियर जर्नलिस्ट की अरेस्टिंग से इमरजेंसी की याद आ गई। तो आप सोचिए कि वो लोग, मुख्यमंत्री जी का ट्वीट, प्रकाश जावड़ेकर जी का ट्वीट, हरिशंकर प्रसाद लॉ मिनिस्टर उनका ट्वीट, स्मृति ईरानी जी का ट्वीट, इन किसी ने भी इनको याद नहीं आया था कि पिछले 6-7 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर तमाम पत्रकारों को पकड़ करके, और सिर्फ इसलिए कि उन पत्रकारों ने सरकार को एक्सपोज किया था, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं फेसबुक पोस्ट डाली थी, कहीं ट्वीट किया था, कहीं खबर लिखी थी,
पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था, तब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की याद नहीं आई थी, प्रेस की आज़ादी की याद नहीं आई थी। जबकि अर्णव के खिलाफ एक क्रिमिनल केस है, उसका प्रेस से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, एक सुसाइड नोट है इस केस के मामले में दोस्तों। तो दोस्तों यह बातें थीं जो आपके सामने करनी थी, यह थी इस संबंध में संपूर्ण जानकारी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये जानकारी आपको कैसे लगी ट्वीट करके जरूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।